नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में पर्टिकुलरली बात करने की कोशिश करेंगे अबाउट सिमिलर लुकिंग टर्म्स हैविंग वास्ट डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स। मतलब कि हम बात करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में एनवायरनमेंट के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, हैबिटाट के बारे में, और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और इन सबको जान लेने के बाद हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई या नहीं। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की सबसे पहली टर्मिनोलॉजी से, डेट इज एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट को डिफाइन किया जाता है एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। अब आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी पूरी लाइफ टाइम में अफेक्ट करती हैं, जिसको कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से भी पढ़ा जाता है, जिसको पढ़ा जाता है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अब बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो एबायोटिक में जैसे आ जाएंगी हमारी एनर्जी, टेम्परेचर, फायर, टोपोग्राफी, सॉइल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर, रेडिएशन एक्सेट्रा। बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे हमारे जैसे ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डीकम्पोजर्स, पैरासाइट, सिम्बायंट्स, एनिमल्स एंड मैन। और ये जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है दोस्तों, ये आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं। और क्योंकि ये सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इसी कारण से बनता है हैबिटाट या फिर इकोसिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रहता है। इसी के साथ हो सकता है दोस्तों आपसे कोई ये पूछने की कोशिश करे कि एनवायरनमेंट को बायोलॉजिकल सेंस में आप डिवाइड करके बताओ। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो अबाउट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे हमारा आता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जिसको अभी बहुत जल्द हम लोग बायोस्फेयर के नाम से पढ़ेंगे। इसके बाद में एनवायरनमेंट में एक और आता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें आता है हमारे जानवर, फूल, पौधे, माइक्रोबिया। और एक होता है कल्चरल एनवायरनमेंट। अब ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, क्योंकि ये पढ़ा जाता है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या बायोलॉजिकल सेंस में जो एनवायरनमेंट डिफाइन होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उस पर फोकस करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सेंस में एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है सबसे पहला फिजिकल, जिसमें आते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एयर। फिर कुछ होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। और तीसरे में आती हैं हमारी केमिकल साइकिल्स, जैसे कार्बन, जैसे नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें मिलके एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं। अगर आप साइकिल्स के बारे में जानना चाहते हो तो कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारी साइकिल्स हमने इंडिविजुअल वीडियोस में डिस्कस की है। 5-5, 6-6 मिनट के वीडियोस हैं, आप सबने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। जिसने नहीं देखे वो जाके देख सकता है। तो दोस्तों, इतना सब पढ़ के आप अभी तक एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ गए हो कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है ऑन इट्स एनवायरनमेंट। क्यों? फॉर द फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एक्सेट्रा। तो एनवायरनमेंट एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए और पूरी तरीके से उसको इम्पैक्ट करता है। यहाँ से आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे बायोस्फीयर के बारे में। आपको दिख ही रहा होगा इमेज में कि यहाँ पे एक जगह शोकेस किया हुआ है लिथोस्फेयर, एक जगह शोकेस किया हुआ है एटमॉस्फेयर, और एक जगह शोकेस किया हुआ है आपको हाइड्रोस्फीयर विच रिप्रेजेंट वाटर, एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट द एयर, गैसेस एंड लिथोस्फेयर रिप्रेजेंट्स द अर्थ। अब यहाँ पे बायोस्फीयर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। और ये ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट है विच सपोर्ट्स द लाइफ। मतलब कि जहाँ पे भी लाइफ आएगा वहीं पे सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व होगा। मगर अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए फ्लैशबैक में लेके चलूँ एनवायरनमेंट पे, तो यहाँ पे तो हमने एबायोटिक फैक्टर्स भी पढ़े थे कंपोनेंट्स में, मतलब कि जिसमें लाइफ नहीं है वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकता है। मगर बायोस्फीयर क्योंकि बायोलॉजिकल कंपोनेंट बताता है अर्थ का, तो ये डील करता है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो रही है, जिसमें आता है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको आप ऐसे भी ध्यान रखना क्योंकि आपसे यही पॉइंट पूछा जाएगा। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं
वो क्या फॉर्म करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं जो फॉर्म किए गए हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ये भी बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो बायोस्फीयर है इसमें किस तरीके से लाइफ सपोर्ट होती है, राइट। तो लाइफ को सपोर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। तो मैं लिख देता हूँ लाइफ सपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये कुछ तो सन के फॉर्म में आ जाती है, राइट, मतलब कि एटमॉस्फेयर से मिल गई। फिर कुछ रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ जाएंगे, ये न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे एयर से, वाटर से, या फिर सॉइल से। इसके बाद में अगला जो की पॉइंट है नोट करने के लिए कि बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ऐसा क्यों, ड्यू टू देयर हॉस्टाइल कंडीशंस दैट डू नॉट सपोर्ट लाइफ। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि कुछ स्पोर्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया पाए जाते हैं अबाउ द 8000 मीटर अबाउ सी लेवल, पर क्योंकि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहते हैं तो हम इनको नहीं काउंट करते हैं, जिसको बोला जाता है डॉर्मेंट लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बायोस्फीयर भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज़ हैबिटाट। अब दोस्तों हैबिटाट का एक बहुत ही आसान सा मतलब है, इसको आप समझ सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता होता है, डेट इज़ एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे ये एक हैबिटाट है, ये सारे अलग अलग हैबिटाट मिलके ये सब क्या बना रहे होंगे, ये सब बना रहे एनवायरनमेंट। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आई कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल को एनवायरनमेंट लिख दूं तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हैबिटाट्स हो सकते हैं। क्लियर। सो हैबिटाट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, जैसे अगर हम लोग मान लें कि किसी एक सिंगल हैबिटाट की हमको बात करनी है, लेट सपोजिटली हम एक्वेटिक हैबिटाट की बात करते हैं। अब हैबिटाट एक ही है मगर ये अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ को, जैसे फिश, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जैसे क्रैब्स, इन सबको सपोर्ट करेगा। तो हमने क्या समझा कि एक सिंगल हैबिटाट जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है, या मैं यूँ कहूँ एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की सिमिलर रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, इसीलिए उनका एड्रेस एक ही होगा, मतलब एक ही हैबिटाट में वो पाए जाएंगे। तो इनके जो एड्रेस होते हैं वो इसी तरीके से ऐसे होते हैं, किसी का होगा फॉरेस्ट, किसी का होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम, किसी का होगा रिवर्स एक्सेट्रा। तो ये आपने समझा कि हैबिटाट क्या होता है, और साथ ही आपने ये भी समझा कि हैबिटाट में हमेशा आपको लाइफ मिलेगी, है ना। जिस तरीके से अभी हम बायोस्फीयर को देख रहे थे, तो हैबिटाट में हमेशा आपको लाइफ मिलेगी, मगर एनवायरनमेंट में ज़रूरी नहीं है कि लाइफ मिले, क्योंकि उसमें एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। इसके बाद आपने देखा कि हर हैबिटाट में एनवायरनमेंट होगा। क्यों होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि कोई भी अगर स्पीशी है उसको एनवायरनमेंट चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, तभी तो जिंदा रह पाएगा। मगर सारे एनवायरनमेंट में हैबिटाट हो ही हो ये ज़रूरी नहीं है। हमने देखा ना पोल्स पे डॉर्मेंट लाइफ। इसी के साथ जो एक हैबिटाट होता है वो हमेशा एक स्पीशी की प्रेफरेंस होती है, जैसे कि कोई फॉरेस्ट में रहना पसंद करेगा, कोई रिवर में रहना पसंद करेगा। मगर जो एनवायरनमेंट होता है, एक ही एनवायरनमेंट बहुत सारी स्पीशीज़ की प्रेफरेंस होती है, और इसी कारण से तो बहुत सारे हैबिटाट मिलकर एनवायरनमेंट बनते हैं। तो ये फ़र्क था बिटवीन द हैबिटाट एंड द एनवायरनमेंट। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगली टर्मिनोलॉजी, डेट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बहुत ही आसान तौर पे डिफाइन किया जा सकता है एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, और ऐसी फंक्शनल यूनिट जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करें। अब ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। और फिजिकल एनवायरनमेंट में अभी हमने देखा था कुछ चीज़ें, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। क्लियर? ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बनेंगे, और जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो एक इकोसिस्टम बन जाएगा। अब सवाल ये है कि कोई भी इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से अलग कैसे होता है? किसी भी इकोसिस्टम में एक तरीके के, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, आपको स्पेसिफिक और लिमिटेड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिश आपको डेजर्ट में देखने को मिल जाए, ग्रासलैंड में भागती हुई मिल जाए, है ना।
तो इसी कारण से जो इकोसिस्टम होता है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक और लिमिटेड स्पीशीज ही होती हैं, मगर वहीं अगर हम लोग एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में तो ऐसा नहीं होता। हमने देखा था कि एनवायरनमेंट सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम अलग होता है। तो अब आपको ये भी लग रहा होगा कि इकोसिस्टम हैबिटाट से अलग कैसे। इसको सिंपल से समझो कि हैबिटाट का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाया जाएगा, नदी में, सी में, फॉरेस्ट में, सिर्फ इतनी सी बात है। इकोसिस्टम में ये इंटरेक्शन वाली जो बात है वो हैबिटाट में हमने नहीं पढ़ी, क्लियर। और ये भी नहीं पढ़ा कि हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है हैबिटाट। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर या फिर इंटरेक्शन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में करता है तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा है तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो भी होता है जो हैबिटाट में नहीं हो रहा था, और न्यूट्रिएंट साइकिल भी यहाँ पे देखी जाती हैं, है ना, क्योंकि ये भी इंटरेक्शन के टाइम पे पिक्चर में आ जाती हैं। तो इसी कारण से आप ये देख सकते हो कि ये जैसे पूरा आपको एक इकोसिस्टम बताने की कोशिश की है। अच्छा, इस इकोसिस्टम में आप ये भी देख सकते हो कि आपको यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर देखने को मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी देखने को मिल रहा होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे अर्थ को लिथोस्फेयर ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब ये तो बायोस्फीयर है, मगर साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी देखने को मिल रही हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में सब आ जाएगा ना, एबायोटिक और बायोटिक। तो इस तरीके से सन दिख रहा है आपको, रेडिएशन दिख रही है, तो बायोस्फीयर से इस तरीके से आप अलग कर सकते हो, क्योंकि बायोस्फीयर तो सिर्फ ये होता है, क्लियर। तो इस तरीके से इकोसिस्टम और बायोस्फीयर अलग होते हैं। तो हमने देखा कि इकोसिस्टम हैबिटाट से कैसे अलग है, एनवायरनमेंट से कैसे अलग है, और बायोस्फीयर से कैसे अलग है। और आखिरी टर्म होती है इकोलॉजी। इकोलॉजी सबसे आसान सी चीज है, बेसिकली ये होती है स्टडी। अब किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। अब किसके बीच में इंटरेक्शन? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग। 1 मिनट में समझ में आने वाला है बस आपको। क्या हुआ? इकोलॉजी स्टडी है जहां पे हम इंटरेक्शन की पढ़ाई करते हैं। किसके बीच में इंटरेक्शन? या तो बिटवीन ऑर्गेनिज्म या बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग, दोनों तरीके से। या तो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको पढ़ लो, या ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको पढ़ लो। तो ये होता है हमारा इकोलॉजी। तो यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट सा डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट क्या होता है? इट कैन बी ऑलमोस्ट एवरीथिंग और अ स्मॉल रीजन। अगर हम हैबिटाट की बात करें तो ये क्या होता है? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो ये क्या होता है? जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है कोई भी रीजन, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें हाइड्रो, लिथोस और एटमॉस्फेयर आता है। इसके बाद में इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या देखा था हमने? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और उनकी रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से आपके डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। और अब आप लोग सब मिलके इस क्वेश्चन को नीचे आंसर करो कि इसका सबसे सही आंसर आपको क्या लगता है, एंड वी विल डिस्कस इन द कमेंट बॉक्स बिलो। होप यू लाइक दिस लेक्चर, होप यू लर्न वेरी थिंग थ्रू दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताना। ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।